मेरी चाची इंतहाई जवान और खूबसूरत औरत थी। कम उम्र भी थी, इसलिए जब मैंने पहली दफा अपनी चाची को देखा तो मेरा दिल खुद ब खुद चाची की तरफ हमकने लगा। चाची भी मुझे बच्चा समझकर मेरे साथ वक्त गुजार लेती थी और हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब हो गए। और फिर चाची ने मुझसे अपने दुख सुख बयान करने शुरू कर दिए। उस वक्त मुझे पता चला कि चाची अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चाचा ना ही चाची को ज्यादा वक्त देते थे और ना ही जिनसी ख्वाहिशात को पूरा कर पाते थे। कभी कभी तो मैंने चाची को चुप चुप कर रोते हुए भी देखा था। चाचा अक्सर रातों को घर से बाहर रहते थे और चाची सारी रात जागते हुए घर में टहलती नजर आती और फिर नजरें चाची के जवान वजूद पर जमी रहती। मेरा दिल चाहता कि मैं अपने हाथ बढ़ाऊं और चाची को हासिल कर लूं। चाची की कमजोरी मेरे हाथ लग गई थी, वो खुद को तनहा समझती थी। इसी बात का फायदा उठाकर मैंने चाची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। कभी बातों बातों में उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी कभी उसके करीब बैठकर उसके कंधे पर सर रख देता और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये हरकतें चाची को परेशान नहीं करती, बल्कि वो मेरी ऐसी हरकतों पर खुश होती हैं। शायद वो मुझे बच्चा ही समझती थी, इसलिए जब मैं उनके करीब होता तो वो बड़ी मोहब्बत से मेरे बालों में हाथ फेरने लगती, जैसे कोई छोटे बच्चे के साथ करता है। एक रोज चाचा किसी काम से हमारे गांव गए हुए थे। मैं और चाची घर पर अकेले थे। सर्दी का मौसम था। चाची मेरे लिए गरम गरम गाजर का हलवा बनाकर मेरे कमरे में आई, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद था और चाची मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। मैंने चाची को अपने पास बिठा लिया और अपनी किताबें समेट दी। मैं गांव से यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन मेरा सारा ध्यान चाची पर अटक कर रह गया था। पढ़ाई से तो अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा था। मैं तो बस चाची को हासिल करने के तरीके सोचता था। अब भी चाची और मैं एक साथ बैठे हुए थे। मैंने चाची की चूड़ियों से खेलते हुए उनसे बातचीत शुरू कर दी। मैं जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा था कि वो चाचा से बदजन हो जाएं और उन्हें इस बात का एहसास हो कि चाचा उन्हें खुश नहीं रखते। कुछ ही देर में अपनी चाल में कामयाब हो गया। चाची की बड़ी बड़ी आंखों में पानी भर आया और वो कहने लगी कि शादी के 3 साल बाद भी मेरी खाली गोद है। मुझे बच्चे की कमी का बहुत एहसास होता है, लेकिन ना ही तुम्हारे चाचा मुझे वक्त देते हैं और ना ही किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने मौका देकर जल्दी से चाची की गोद में सर रख दिया और कहा, मैं हूं ना आपका बेटा, आप मुझे प्यार किया करें। मेरी बात पर चाची मुस्कुराई और फिर उन्होंने मेरे बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैंने भी चाची की गर्दन में अपने बाजू डाल दिए और फिर धीरे धीरे सारी हदें पार करता चला गया। रात का अंधेरा और दूसरी सर्दी की शिद्दत। चाची भी जज्बात की शिद्दत से चूर थी, इसलिए चाची ने भी कोई मज़ाहमत ना की। शायद वो चाचा के रवैये से इस कदर दुखी थी कि उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि वो मेरे जाल में फंस चुकी हैं। सारी रात मैंने और चाची ने एक साथ गुजार दी थी। चाचा को सुबह आना था। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही चाची को होश आ गया कि उन्होंने क्या कर दिया और शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। वो जल्दी से अपने कपड़े उठाए, अपने कमरे में फरार हुई और मैंने एक अंगड़ाई लेकर अपनी खुशनसीबी पर मुस्कुराने लगा। बैठे बिठाए मुझे चाची का साथ नसीब हो गया था। मेरी तो लॉटरी निकल आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था अब मैं जब चाहूँ चाची के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। इत्तेफाक हुआ कि मौसम खराब होने की वजह से चाचा सुबह भी लौट कर नहीं आए। मैं नहा धोकर निकला तो सीधे चाची के सर पर पहुंच गया। वो बावर्ची खाने में सर झुकाए नाश्ता बना रही थी। मुझे देखते ही गड़बड़ा गई और इससे पहले कि वो मुझसे मुंह फेरती, मैंने जबरदस्ती उन्हें अपनी बाहों में कसकर अपने करीब किया और साफ लफ्जों में उससे कह दिया कि अब वो मेरी हैं और मैं उनकी हर कमी को पूरा कर दूंगा। मेरी बात सुनकर चाची ने जल्दी से इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, दिलबर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है और मुझे इस पर शर्मिंदगी है। तुम्हारा चाचा कितना बुरा क्यों ना हो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो ये सोचकर ही खौफ आ रहा है कि जब तुम्हारे चाचा को ये सब पता चलेगा तो क्या होगा। मैंने चाची को प्यार से समझाया कि चाचा को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी चाचा घर में नहीं होंगे हम दोनों एक साथ वक्त गुजार सकते हैं। लेकिन चाची ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी, कल रात जो कुछ भी हुआ
वो सब एक गुनाह और गलती के सिवा कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, मगर मुझे अब चाची के इनकार से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए मैंने चाची को आगे बढ़कर गले से लगा लिया और बेचारी कुछ देर तो मचलती रही, फिर मैंने उन्हें खुद ही छोड़ दिया। वो घबरा कर पीछे हटी और फौरन ही अपने कमरे में चली गई। दोपहर के वक्त मेरे पास चाचा का फ़ोन आया और कहने लगे कि कुछ मसले हो गए हैं, इसलिए मुझे 2 दिन और गांव में रुकना पड़ेगा। तुम अपनी चाची का ख्याल रखना। मैंने चाचा को यकीन दिलाया कि मैं चाची का खूब ख्याल रखूंगा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। मेरी तो खुशी की इंतहा न रही थी। मुझे मज़ीद 2 दिन मिल गए थे। चाची अपने कमरे में थी, शायद उनका फ़ोन मिल नहीं रहा था, इसलिए चाचा ने मुझे फ़ोन किया था। मैं ये खबर देने चाची के कमरे में गया तो देखा कि वो वॉशरूम में थी। मैंने जल्दी से ऊपर चढ़कर रोशनदान से वॉशरूम में झांका तो उनकी हालत देखकर मेरा दिल डोलने लगा। मैंने झट अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और धड़ाधड़ चाची की कुछ तस्वीर बना ली। थोड़ी ही देर बाद चाची नहा कर निकली तो मैंने सीधे चाची को उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। मेरी इस हरकत पर उसकी चीख निकल गई थी। मैंने जल्दी से चाची के मुंह पर हाथ रखा और धीरे से कान में उन्हें यह खबर सुनाई कि चाचा अब 2 दिन बाद लौट कर आएंगे। ये सुनकर चाची के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। शायद वो मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती थी, इसलिए मुझे धक्के देने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी। मेरे हाथ उनकी कमजोरी लग गई थी। मैं उन्हें ब्लैकमेल भी कर सकता था। फिर मैंने 2 दिन चाची के साथ इसी तरह गुजारे कि जब मेरा दिल चाहता मैं उनके पास चला जाता और वो बेचारी मजबूरन मेरे साथ वक्त गुजारने पर मजबूर होती, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे फ़ोन में उनकी बहुत सी बेरहना तस्वीर मौजूद हैं। और इस बात ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था और मजबूर भी। वो बार बार मुझे समझाने की कोशिश करती कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो गलत है। वो चाचा को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझ पर तो शैतान सवार हो चुका था। मैं अपनी जिनसी ख्वाहिशात के आगे इस कदर बेबस हो गया था कि मुझे कोई रिश्ता भी याद नहीं आ रहा था। मैं किसी भूखे भेड़िए की तरह बस चाची के वजूद को हासिल करने के लिए दीवाना होने लगा था। 2 दिन इसी तरह गुजरे और चाचा गांव से लौट आए और फिर मामूल की रूटीन शुरू हो गई। मुझे चाची से दूर होना पड़ा और इस बात ने मेरे अंदर आग लगा दी। मैं जवान था और अब मुझे चाची के साथ वक्त गुजारने के मज़े लग चुके थे, इसलिए बस मैं मौका की तलाश में रहने लगा और जब मुझे मौका मिलता मैं चाची के साथ वक्त गुजारता। मैं गांव से चाचा के पास तालीम हासिल करने के लिए आया था, लेकिन नई नई शहरी ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मज़े लगाए थे कि मैं सब कुछ भूल गया था। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ अय्याश लड़कों से हुई। मैं पढ़ाई से ज़्यादा लड़कियों में दिलचस्पी लेने लगा और अब तो मुझे घर में ही चाची हासिल हो गई थी, तो मेरी ज़िंदगी बागबहार हो गई थी। लेकिन एक रात चाचा और चाची के कमरे से खूब झगड़ों की आवाज़ें आने लगी। ये पहली दफ़ा था जब उन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा देख रहा था, वरना अमूमन चाची खामोशी से चाचा की खिदमत करती हुई नजर आती थी। समझ नहीं आ रहा था कि दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि चाची अपना सामान उठाकर घर से निकल गई। इस बात पर मैं बहुत परेशान हो गया कि इतनी रात को चाची कहाँ गई। मैं जल्दी से चाचा के पास गया और उनसे पूछा कि क्या हुआ, इतनी रात को चाची कहाँ जा रही है, आप उन्हें रोकते क्यों नहीं हैं? लेकिन चाचा ने मेरे सामने चाची को खूब बुरा भला कहा और कहने लगे, ये औरत घर बसाने के लायक थी ही नहीं। न जाने इन दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी कि चाचा ने चाची को रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। चाची के जाने के बाद मैं और चाचा घर में तन्हा रह गए थे और घर के काम काज भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब चाचा ने देखा कि मेरी पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है और घर के काम काज भी वक्त पर नहीं हो रहे, तो चाचा ने तीसरे ही दिन एक मुलाजमा को बंदोबस्त कर लिया और उसका नाम रखिया था। वो एक 16 साल की जवान लड़की थी जो शायद किसी मजबूरी की वजह से घरों में काम काज के लिए निकली थी। चाचा ने उसे मेरे कॉलेज से आने के बाद का वक्त दे दिया था ताकि मेरे सामने वो घर की सफाई भी कर ले और खाना वगैरह भी तैयार कर दे। चाचा तो फसलों की खरीदो फरोख्त वगैरह का काम करते थे, इसलिए कभी वो गांव में होते तो कभी शहर में। उनकी नौकरी के कोई औकात मुकर्रर नहीं थे। जकिया को नौकरी पर रखते ही मेरी लॉटरी एक दफ़ा फिर निकल आई थी, क्योंकि अगले ही दिन जब जकिया नौकरी पर आई और घर के कामकाज करने लगी तो मैं बिल्कुल तन्हा था।
मैं हर वक्त उसके सर पर सवार हो गया था और कभी उसे झाड़ू लगाते देखा तो कभी बर्तन मांजते। वो बेचारी कभी अपना दुपट्टा ठीक करती तो कभी मुझसे नजर चुराने की कोशिश करती, मगर मेरी नजरें उसके वजूद पर किसी मकनातीस की तरह जमी हुई थी। मैंने उसके साथ भी वही हरकतें शुरू कर दी थी जो मैं चाची के साथ करता था। कभी मैं बहाने से उसका हाथ पकड़ता तो कभी उसका दुपट्टा खींच देता। वो पोछा लगाती तो मैं उसके सामने बैठकर गौर से उसे देखने लगता। शायद वो बहुत ही ज्यादा मजबूर थी, इसलिए मेरी इन हरकतों पर बिल्कुल खामोश थी। और फिर एक दिन जब वो काम करते हुए पूरी तरह पसीने से शराबूर हुई तो मेरी नीयत खराब हो गई। घर में कोई नहीं था और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसे जबरदस्ती अपने बेडरूम में बंद कर लिया और 2 घंटे उसके साथ गुजार दिए। उसने मज़ाहमत की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसकी मज़ाहमत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं गांव का लंबा चौड़ा जवान था और शहर की धान पान सी लड़की को काबू करने के लिए मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। फिर चाची को काबू करते करते अब तो मुझे ये हुनर भी आ गया था। जब 2 घंटे गुजर गए तो मैं उसे कुछ पैसे दिए और कहा वो ये बात चाचा को हरगिज भी न बताए। अगर वो मेरे साथ इसी तरह रहेगी तो मैं रोजाना उसे पैसे दूंगा। मुझे उसके गरीबी का अंदाजा हो गया था, बस इसीलिए मैंने उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। आने वाले हर दिन मैं रकिया के साथ गलत हरकतें करने लगा और वो खामोशी से सब कुछ झेलने लगी। शायद उसे कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत थी। और फिर एक ही दिन गजब हो गया। मैं और रकिया बेडरूम में थे। मैं अभी रकिया के कपड़े उतारने ही लगा था कि चाचा घर में दाखिल हो गए। मुझे लगा था चाचा रात को आएंगे, इसीलिए मैं अपने बेडरूम का दरवाजा बंद करना भूल गया था और उन्होंने मुझे रकिया के साथ देख लिया। फिर तो चाचा को मेरी इस हरकत पर यकीन ही नहीं आया और फिर जब रकिया ने उन्हें बताया कि मैं रोजाना उसके साथ यही सब कुछ कर रहा हूँ तो उन्होंने जबरदस्ती मुझे मजबूर किया कि मैं रकिया से शादी करूं। चाचा बहुत गुस्से में थे और उनका कहना था कि हम गांव वाले इज्जत के मामले में बहुत हसास होते हैं। अगर हमारी बहन बेटी की इज्जत है तो दूसरों की बहन बेटी की भी इज्जत है, इसलिए तुम्हें इस लड़की से निकाह करना होगा। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं एक मुलाजमत से शादी नहीं कर सकता और फिर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन चाचा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं निकाह ना किया तो वो गाँव जाकर मेरे माँ बाप को मेरी हरकतों से आगाह कर देंगे। ये सुनना था कि मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे अपने बाप से बहुत खौफ आता था। मेरे बाप एक जिम्मेदार थे और इज्जत के मामले में बहुत हसास भी। अगर उन्हें पता चलता कि मैंने एक लड़की के साथ ऐसी हरकत की है तो वह मुझे जिंदा जमीन में उतार देते। इसीलिए चाचा की बात मानकर मैंने रकिया से निकाह की हामी भर ली। हैरत की बात थी कि चाचा ने रकिया के घर वालों को भी नहीं बुलवाया था और ना ही मुझे इससे मिलवाया था। मेरे पूछने पर चाचा ने कहा था कि रकिया के घर वालों को उन्होंने खुद संभाल लिया है। इस निकाह में कोई भी शरीक नहीं हुआ था और न ही रकिया के घर वाले, बस एक काजी को बुलाया गया था। मेरा और रकिया का निकाह हुआ और हम दोनों मियाँ बीवी बन गए। रकिया क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी थी, इसलिए मुझे इस शादी पर कोई अफसोस नहीं हुआ था। मैं तो खुशी खुशी से उसके साथ जिंदगी गुजारने लगा था और फिर कुछ ही दिनों में मुझे रकिया से बहुत मोहब्बत हो गई। वो बहुत अच्छी थी, मेरा खूब ख्याल भी रखती थी। रकिया से शादी के बाद मैंने किसी दूसरी लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मुझे लगा था कि अब मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मुझे चाची का ख्याल भी नहीं सताता था। उन्हें इस घर से गए महीना होने वाला था और उसे 1 महीने बाद कुछ बदल गया था। यहाँ तक कि मेरी और रकिया की शादी भी हो गई थी, लेकिन चाची पलट कर नहीं आई थी। उनके और चाचा के दरमियान क्या मामला हुआ था मैं अब भी इस बात से बेखबर था। 1-2 दफा मैंने चाचा से कहा था कि वो चाची को वापस ले आए, लेकिन मेरी बात पर चाचा को कोई जवाब नहीं दिया था। दिन यूं ही तेजी से गुजर रहे थे। मेरी तालीम का सिलसिला जारी था। सुबह उठते ही कॉलेज चला जाता और दोपहर के वक्त वापस लौटता तो ज़किया घर के कामकाज में मसरूफ होती। चाचा कभी घर पर होते तो कभी अपने काम पर निकले होते। गांव में मेरे घर वालों को मेरी शादी की खबर नहीं हुई थी। चाचा का कहना था कि सही वक्त आने पर वो खुद सबको इस बारे में बता देंगे। मुझे चाचा पर यकीन था, इसलिए मैं भी खामोश था। और फिर एक रोज मैं कॉलेज से कुछ जल्दी घर वापस आ गया। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था
और मुझे आराम करना था। मैं घर में दाखिल हुआ तो हर तरफ सन्नाटा था। शायद चाचा अपने घर से निकले हुए थे, लेकिन रकिया वो कहाँ थी? हो सकता है कमरे में हो। यही सोचकर मैं अपने कमरे में गया, लेकिन मेरे कमरे में कोई और भी नहीं था। मैंने सारे घर में रकिया को तलाश किया, लेकिन मुझे कहीं नजर न आई। और फिर मुझे चाचा के कमरे से बातों की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही मैंने चाचा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरी बीवी और चाचा दोनों बिस्तर पर मौजूद थे, और दोनों जिस हाल में थे वो देखकर मेरी जान निकल गई थी। रकिया ने बहुत अजीब और गरीब सा लिबास पहन रखा था और बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि चाचा उसके पास ही बैठे थे और वो दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। ये सब देखकर गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे चाचा तो मेरी बीवी के साथ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे चाचा मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत भी कर सकते हैं। मेरी बीवी इसीलिए मैं चाचा के साथ क्या कर रही थी। मैं गुस्से के आलम में कमरे में दाखिल हुआ था, और मुझे देखते ही उन दोनों के चेहरे का रंग बदल गया था। चाचा फौरन बिस्तर से खड़े हुए और कहने लगे, आओ दिलबर, हम दोनों तुम्हारी ही बात कर रहे थे। मैंने नफरत से चाचा से पूछा कि ये सब क्या है? आप मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर चाचा जोर से हंसने लगा और कहने लगे, वाह दिलबर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने कभी किसी की बीवी के साथ ये सब कुछ किया ही नहीं। तुम भूल गए हो कि तुमने अपनी चाची के साथ क्या कुछ किया है। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर तुमने किस तरह मेरी भोली भाली बीवी के साथ जुल्म किया है। उसे जबरदस्ती अपने बिस्तर पर ले जाकर जो उसे बेआबरू करते रहे हो। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? चाचा की बात सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे हरगिज भी अंदाजा नहीं था कि चाचा को इस बारे में कोई भी बात मालूम होगी। मुझे तो लगा था कि ये राज सिर्फ मेरे और जरीना चाची के दरमियान ही होगा, लेकिन चाचा के मुंह से ये सब सुनकर मैं जमीन में गड़ गया था। चाचा कुछ कदम उठाकर मेरे करीब आए। मैं पूरी तरह गड़बड़ा गया। चाचा कहने लगे, तुमने जरीना के साथ जो कुछ भी किया है वो सब मुझे अच्छी तरह मालूम है। जरीना ने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं और तुम उससे तन्हाई का फायदा उठाकर उसके साथ क्या जुल्म किया है। मगर मैंने तुम्हारी चाची की बात पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया और यही कहा कि तुम मेरा खून हो, तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकते। तुम्हारी चाची ने जब बार बार मुझे यही बात बताने की कोशिश की, तो मैंने गुस्से में ना सिर्फ इस झगड़े को किया, बल्कि उसे घर से निकाल दिया। मैं तो तुम पर शक भी नहीं करना चाहता था। तू तो मेरा खून है, और मेरे खानदान में कोई भी मर्द औरत की इज्जत के साथ खेल नहीं सकता। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को ही झूठा करार दिया और उसे घर से निकाल दिया। लेकिन जरीना के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी मुझसे वफादार थी, और वो कभी भी इस किस्म का झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए सच्चाई जानने के लिए मैंने रकिया को इस घर में ले आया। रकिया एक तवाइफ है, और मैंने इसे पैसे दे दिए कि मुलाजिमा बनने का कहा था। मैं देखना चाहता था कि जरीना ने जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा वो सच है या नहीं। और फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि जरीना का लफ्ज़ सच था, लेकिन फिर भी मैंने कहा जकिया को काम करने दिया ताकि जान सकूं कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। और फिर जकिया ने भी मुझे वही सारी बातें बताई जो जरीना ने बताई थी। तुमने जिस तरह जरीना के साथ ज्यादती की थी, इसी तरह से जकिया को भी अपना निशाना बनाया था। मैंने जकिया को मजीद पैसे दिए और तुम्हारा और जकिया का निकाह पढ़ा दिया ताकि तुम्हें पता चले कि इज्जत और जिल्लत क्या होती है। तुम्हारी बीवी एक तवाइफ है, ये सच तुम्हें सारी जिंदगी मारता रहेगा। रही बात मेरे और जकिया के साथ होने की, तो मैंने जकिया के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैं तुम्हारी तरह बदकिरदार आदमी नहीं हूँ। जब तुम कॉलेज से छुट्टी लेकर निकले तो मुझे प्रिंसिपल का फ़ोन आ गया। प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे तुम्हारी तबीयत की खराबी को बताया, तो मैंने जानबूझकर मंसूबा बनाया और तुमसे पहले यहाँ आकर जकिया के साथ लेट गया ताकि तुम्हें पता चले कि अपनी बीवी को किसी दूसरे के साथ देखकर कैसी तकलीफ का एहसास होता है। तुम्हारी वजह से मेरी गृहस्थी खराब हुई है। मैंने अपनी बीवी पर यकीन नहीं किया, जबकि मेरी बीवी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। मैं उसे वक्त नहीं दे पाता, ये मेरी गलती थी, लेकिन इसकी सज़ा उसे नहीं मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें अपना बेटा मानकर अपने घर में जगह दी, शहर के अच्छे कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया, और तुमने मेरी ही पीठ पर खंजर घोंप दिया। मैं तुम्हारे बाबा को इत्तला कर चुका हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि तुमने अपनी पसंद से एक लड़की के साथ भागकर शादी कर ली है। कुछ ही देर में तुम्हारे बाबा यहाँ पहुँचने वाले होंगे। वो तुम्हें और जकिया को गाँव ले जाएंगे और फिर तुम्हें सारी जिंदगी
ज़किया के साथ ही गुजारनी होगी, क्योंकि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली या अपने बाबा को कुछ भी बताने की कोशिश की तो तुम खुद भी बदनाम होगे। और अपने बाबा को तुम जानते हो, इज्जत के लिए वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए अब खामोशी से सारी जिंदगी तुम इस तवाइफ के साथ गुजारना। मैं जरीना को वापस ले आऊँगा और उससे माफ़ी मांग लूँगा और आइंदा किसी भी जवान लड़के को अपने घर में जगह नहीं दूंगा। काश मुझे पता होता कि तुम बेटे नहीं मेरे दुश्मन निकलोगे, तो मैं कभी अपनी जवान बीवी के साथ तुम्हें ना छोड़ता। चाचा ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा दिया था। मैं जो आज उन्हें हर बात से बेखबर समझ रहा था, वो मेरी हर हरकत से वाकिफ थे। मैं चाचा की नज़रों में शर्मिंदा हो गया था। कुछ ही देर में मेरे पापा भी पहुंच गए और उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि मैंने कैसे किसी की बेटी को भगाकर शादी कर ली है। चाचा ने बाबा से कह दिया कि ज़किया के घर वाले अब इसे कबूल नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसे अपने साथ ले जाएं। बाबा ने ज़बरदस्ती मेरा सामान बंधवाया मुझे और ज़किया को लेकर गांव के लिए निकल पड़े। मैं तो बाबा को भी नहीं बता सकता कि कोई शरीफ औरत नहीं बल्कि एक तवाइफ है। शायद मुझ जैसे बदजात को यही सज़ा मिलनी चाहिए थी। अब सारी जिंदगी मुझे खामोशी से एक तवाइफ के साथ गुजारनी है और अपने हर गुनाह को याद करना है। अगर मैं अपनी चाची जैसी औरत के साथ ज्यादती ना करता तो शायद आज खुद भी जुल्म का निशाना न बनता। ज़किया की माँ एक तवाइफ थी, इसलिए कम उम्री से ही उसे भी इस पेशे में आना पड़ा था। अब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसे इज्जत की जिंदगी देता और उसके माजी को दुनिया से छुपा कर रखता। कहीं ना कहीं मैंने भी उसके साथ बहुत जुल्म किया था। आप लोगों को क्या लगता है, जो कुछ चाचा ने मेरे साथ किया वही डिजर्व करता था, या फिर मुझे इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? ऐसी मज़ीद कहानी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।